अक्सर हम सोचते हैं कि पैतृक संपत्ति का मतलब है पिता की मर्जी, जो घर, जो जमीन पीढ़ियों से चली आ रही है उसके बारे में। आखिरी फैसला घर के मुखिया का ही होगा। बिल्कुल। लेकिन कानून की कहानी कुछ और ही है। ये कहानी है संतुलन की, एक व्यक्ति के अधिकारों और पूरे परिवार के भविष्य के बीच। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी जटिल कहानी की परतें खोलते हैं। हमारा मकसद है पैतृक संपत्ति से जुड़े उन 6 सबसे जरूरी और अटूट कानूनी अधिकारों को समझना, जो बताते हैं कि असली मालिक कौन है। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैतृक संपत्ति आखिर है क्या। बिल्कुल। क्योंकि हर विरासत में मिली चीज पैतृक नहीं होती। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, है ना? हाँ। तो कानून की नज़र में पैतृक संपत्ति वो है जो किसी व्यक्ति को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली हो। ओके। और इसकी सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो संपत्ति 4 पीढ़ियों तक परिवार में अविभाजित यानी बिना बंटवारे के रही हो। अच्छा। अगर दादाजी ने अपनी कमाई से कोई घर खरीदा और वसीयत में आपके नाम कर दिया, तो वो आपकी अपनी संपत्ति है, पैतृक नहीं। तो वो पैतृक नहीं कहलाएगी? नहीं, पैतृक होने के लिए उसका पीढ़ियों से चलाना जरूरी है। ठीक है, तो 4 पीढ़ियों तक अविभाजित। अब यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानून ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो किसी एक व्यक्ति की मनमानी पर रोक लगाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है सहमति का सिद्धांत। हाँ, और ये सिद्धांत सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक कानूनी कवच है। कवच। हाँ, इसका मूल विचार ये है कि कानून पैतृक संपत्ति को एक व्यक्ति की जागीर नहीं बल्कि पूरे परिवार की एक विरासत या एक कह सकते हैं एक ट्रस्ट के रूप में देखता है। ट्रस्ट। हाँ, और पिता या परिवार का मुखिया, जिसे कर्ता कहते हैं, वो सिर्फ उस ट्रस्ट का मैनेजर है, मालिक नहीं। और एक मैनेजर ट्रस्ट को अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता। अच्छा। उसे सभी लाभार्थियों यानी कानूनी वारिसों की सहमति लेनी ही होगी। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर 5 भाइयों का परिवार है और किसी एक को पैसों की सख्त जरूरत है, वो अपना हिस्सा बेचना चाहता है, लेकिन कोई एक भाई सिर्फ अड़ने के लिए मना कर दे, तो क्या पूरी डील कैंसिल हो जाएगी? हो जाएगी। या तो एक व्यक्ति को वीटो पावर देने जैसा है। बिल्कुल, ये वीटो पावर ही है। और कानून ने ये पावर इसीलिए दी है ताकि किसी एक व्यक्ति की जरूरत या लालच बाकी परिवार के सिर पर से छत ना छीन ले। अगर एक भी हिस्सेदार असहमत है तो वो बिक्री या लेन देन कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा। मतलब उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? चैलेंज ही नहीं, उसे रद्द भी करवाया जा सकता है। कानून का लक्ष्य परिवार की विरासत को बचाना है, किसी एक व्यक्ति को अमीर बनाना नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई हिस्सेदार जरूरत पड़ने पर भी कभी अपना हिस्सा बेच ही नहीं सकता, फंस गया हो तो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका एक कानूनी रास्ता है। क्या? कोई भी हिस्सेदार अपना हिस्सा बेच सकता है, लेकिन केवल एक शर्त पर, जब एक औपचारिक और पंजीकृत बंटवारा हो चुका हो। रजिस्टर्ड बंटवारा? हाँ, उस पल वो हिस्सा जो अब तक पूरे परिवार का था, कानूनी तौर पर सिर्फ उनका हो जाता है। वो पैतृक संपत्ति से निकलकर उनकी सेल्फ अक्वायर्ड यानी अपनी कमाई हुई संपत्ति की तरह बन जाता है। अच्छा। और फिर उसे बेचने के लिए वो पूरी तरह आजाद हैं। लेकिन जब तक संपत्ति संयुक्त है, तब तक फैसला भी संयुक्त होगा। ये बहुत साफ हुआ। अब आते हैं दूसरे बड़े नियम पर, जो पिता के अधिकारों से जुड़ा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, व्यवहारिक रूप से तो यही देखा जाता है कि पिता या घर का मुखिया ही सारे फैसले लेता है। हाँ, असलियत में तो यही होता है। तो क्या यह कानून असल में जमीन पर लागू हो पाता है या यह सिर्फ कागज पर ही रह जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, जमीन पर हकीकत कुछ भी हो, कानून का नजरिया एकदम साफ है। पिता संपत्ति का प्रबंधक हो सकता है, लेकिन पूर्ण स्वामी नहीं। एक मिनट, प्रबंधक मतलब मैनेजर? हाँ, बस मैनेजर। वो अपनी मर्जी से पूरी संपत्ति नहीं बेच सकता, क्योंकि उसके बच्चों का उस संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है। ये हक उन्हें पिता से नहीं बल्कि परदादा से मिला है। पिता तो बस एक कड़ी है बीच में। तो क्या पिता कभी भी संपत्ति नहीं बेच सकता? मान लीजिए घर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। हाँ, कानून इतना कठोर भी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि पिता केवल 2 विशेष परिस्थितियों में ही संपत्ति बेच सकता है, और वो भी बिना सबकी सहमति के। ओके, वो क्या है? पहली है कानूनी आवश्यकता, जिसे अंग्रेजी में लीगल नेसेसिटी कहते हैं। ठीक है। और दूसरे है संपदा के लाभ के लिए, यानी बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। और ये कानूनी आवश्यकता क्या होती है? इसका मतलब क्या है? स्रोत इसके कुछ स्पष्ट उदाहरण देते हैं, जैसे परिवार पर कोई पुराना सरकारी कर्ज चुकाना हो, किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसे चाहिए हो।
बच्चों की पढ़ाई या शादी का खर्च हो, या कोई और बहुत जरूरी पारिवारिक जिम्मेदारी हो जिसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूरत असली होनी चाहिए। बिल्कुल असली और गंभीर, कोई बहाना नहीं। और दूसरी शर्त, संपदा के लाभ का मतलब है कि उस बिक्री से पूरे परिवार की संपत्ति को कोई बड़ा फायदा हो रहा हो। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर बेच सकते हैं, लेकिन क्या पिता वो संपत्ति किसी को दान में दे सकता है या अपने किसी पसंदीदा बच्चे के नाम वसीयत कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यह एक और अहम सीमा है। पिता पैतृक संपत्ति को न तो दान कर सकता है और न ही वसीयत में दे सकता है। ऐसा करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। और यहीं से हम अपने तीसरे मौलिक अधिकार पर आते हैं। हाँ, वसीयत का निषेध। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। मतलब पैतृक संपत्ति के मामले में वसीयत यानी विल काम ही नहीं करती। लोग तो अक्सर सोचते हैं कि वसीयत लिखकर वो अपनी संपत्ति का फैसला कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। और इसका सीधा जवाब है नहीं। बिल्कुल नहीं। पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती। इसका कानूनी आधार यह है कि उत्तराधिकारियों का अधिकार जन्म सिद्ध होता है। जन्म से ही। हाँ, ये एक पहले से मौजूद अधिकार है, जबकि वसीयत तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही लागू होती है। सही बात है। तो जो अधिकार आपके जन्म से ही मौजूद है, उसे कोई बाद में लागू होने वाला दस्तावेज खत्म नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई अपनी वसीयत में पैतृक संपत्ति किसी एक बच्चे को देने की बात लिख भी दे, तो कानून की नज़र में उस कागज की कोई कीमत नहीं है। मतलब वो शुरू से ही रद्द है। बिल्कुल, वो शुरू से ही रद्द है। जन्म का हक वसीयत से हमेशा बड़ा होता है। तो मतलब अगर किसी परिवार में 3 बच्चे हैं और पिता अपनी वसीयत में सारा पैतृक घर सिर्फ एक बेटे के नाम कर दे, तो बाकी 2 बच्चों से आसानी से चुनौती दे सकते हैं। आसानी से नहीं, बल्कि उनका केस 100% मजबूत होगा। अदालत उस वसीयत को पैतृक संपत्ति के मामले में पूरी तरह से खारिज कर देगी। अब एक और आम स्थिति पर आते हैं। कई परिवारों से संपत्ति का कानूनी तौर पर बंटवारा नहीं होता, भले ही लोग सुविधा के लिए अलग अलग कमरों या हिस्सों में रह रहे हों। हाँ, ऐसा बहुत होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके अधिकार भी बंट गए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कानून भौतिक कब्जे, जिसे हम फिजिकल पोजेशन कहते हैं, और कानूनी स्वामित्व यानी लीगल टाइटल में बहुत साफ अंतर करता है। अच्छा। जब तक कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक सभी उत्तराधिकारी पूरी संपत्ति के संयुक्त मालिक माने जाते हैं। आपका किसी एक कमरे में रहना आपको उस कमरे का अकेला मालिक नहीं बनाता। तो आपसी सुविधा के लिए किया गया कोई भी इंतजाम कानूनी नहीं है? नहीं, वो आपके कानूनी स्वामित्व को खत्म नहीं करता। आप पूरी संपत्ति के उतने ही मालिक हैं जितना कोई और। तो इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक भाई जो घर के अगले हिस्से में रहता है, बिना किसी से पूछे वहां एक दुकान बनाना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि कोई भी दूसरा सहस्वामी उस पर तुरंत आपत्ति कर सकता है। वो उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए अदालत से स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन ले सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं होता, जमीन का हर इंच साझा है। कोई भी एक तरफा कार्रवाई, चाहे वो अवैध निर्माण हो या बेचने की कोशिश, बाकी सहमालिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, तो अगर ये संयुक्त स्वामित्व काम नहीं कर रहा है और विवाद बढ़ रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या कोई सहस्वामी इस झंझट से बाहर निकलकर अपना हिस्सा अलग करने की मांग कर सकता है? हाँ, और ये हमारा 5वां मौलिक अधिकार है, बंटवारे की मांग का अंतर्निहित अधिकार। अंतर्निहित मतलब इनहेरेंट राइट? बिल्कुल। कानून हर कानूनी उत्तराधिकारी को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी समय बंटवारे की मांग कर सकता है। इस अधिकार से उसे अनुचित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर बाकी लोग राजी ना हो तो इसके लिए कानूनी तरीका है, सिविल कोर्ट में विभाजनवाद यानी पार्टीशन सूट दायर करना। और फिर अदालत क्या करती है? इसके बाद अदालत ये तय करती है कि संपत्ति पैतृक है या नहीं, कौन कौन कानूनी वारिस हैं और हर किसी का कितना हिस्सा बनता है। आदेश दिया जा सकता है, लेकिन बंटवारे का अधिकार सुरक्षित है। और अब आते हैं छठे और आखिरी अधिकार पर, जो शायद सबसे संवेदनशील है। स्रोत में नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। उन्हें क्या विशेष संरक्षण मिलता है? यहाँ एक दिलचस्प पेच है। कानून ये मानता है कि नाबालिग अपने हितों की रक्षा खुद नहीं कर सकते। सही बात है। इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी कानून और अदालत पर है। एक नाबालिग का अधिकार भी जन्म के साथ ही स्थापित हो जाता है, लेकिन उसके हिस्से को कोई भी, यहाँ तक कि उसके पिता भी, अदालत की स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं बेच सकता। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। और अदालत की अनुमति कब देती है? अदालत ये अनुमति तभी देती है जब ये साबित हो जाए कि वो बिक्री उस नाबालिग के सर्वोत्तम हित में है। जैसे
उसकी पढ़ाई या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत हो। अदालत ये सुनिश्चित करती है कि बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और अगर किसी नाबालिग का हिस्सा धोखे से या अवैध रूप से बेच दिया गया हो तो क्या उसके पास कोई उपाय है? उसके पास एक बहुत शक्तिशाली कानूनी उपाय है। क्या है वो? वयस्क होने के 3 साल के भीतर वो उस बिक्री को अदालत में चुनौती दे सकता है। 3 साल के अंदर? हाँ, वो अपने हिस्से का दावा करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और ज्यादातर मामलों में अदालत उसके पक्ष में फैसला देती है, भले ही संपत्ति बेचने वाले पिता की तब तक मृत्यु ही क्यों ना हो गई हो। ये एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। अच्छा, तो ये तो हुए वो नियम जो किताबों में लिखे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये मामले अदालत में पहुंचते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को जस का तस लागू किया है या फिर समय के साथ इनमें कोई नया मोड़ दिया है? अदालती फैसलों ने इन कानूनों को सिर्फ लागू नहीं किया, बल्कि उन्हें आकार दिया है और कई बार उनकी परिभाषा ही बदल दी है। अच्छा। सबसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला है वनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का, जो 2020 में आया। इस एक फैसले ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकारों की कहानी पूरी तरह से बदल दी। क्या हुआ था इस केस में? इसने ऐसा क्या बदल दिया? देखिए, 2005 में कानून में संशोधन करके बेटियों को बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार दिया गया था। हाँ, ये तो मुझे याद है। लेकिन एक कंफ्यूजन था कि क्या ये अधिकार उन्हीं बेटियों को मिलेगा जिनके पिता 2005 में जीवित थे। ओहो, ये तो एक बड़ी अड़चान थी। बहुत बड़ी। विनीता शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बेटी का अधिकार जन्म से है, इसलिए ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पिता 2005 में जीवित थे या नहीं। वाह, ये एक गेम चेंजर था। इसने लाखों बेटियों के लिए उनके अधिकार के दरवाजे खोल दिए जो पहले बंद माने जाते थे। तो ये समानता को असलियत में लागू करने वाला फैसला था। और कोई ऐसे मामले हैं जो इन अधिकारों की सीमाओं को दिखाते हों? हाँ, एक और दिलचस्प मामला है रावना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन का, 2023 का। इसमें क्या हुआ? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का अधिकार केवल अपने माता पिता की खुद की कमाई हुई यानी स्व अर्जित संपत्ति पर होता है। अच्छा। पूरे संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति पर नहीं। ये फैसला दिखाता है कि अधिकार तो है, लेकिन उनकी एक कानूनी सीमा भी है। और क्या ये कानून सिर्फ कुछ समुदायों तक ही सीमित है? पहले ऐसा माना जाता था, खासकर आदिवासी समुदायों के रिवाजों को लेकर। लेकिन रामचरण बनाम सुखराम जैसे हाल के फैसले ये दर्शाते हैं कि समानता के ये सिद्धांत अब आदिवासी महिलाओं पर भी लागू हो रहे हैं। तो अब वहां भी लागू हो रहे हैं? हाँ, अदालत का रुख ये है कि जब तक कोई बहुत मजबूत और पुराना रिवाज इसके खिलाफ साबित न हो, तब तक लैंगिक समानता का सिद्धांत ही लागू होगा। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? संक्षेप में कहे तो पैतृक संपत्ति के कानून 6 मुख्य स्तंभों पर टिके हैं। कोई भी फैसला सबकी सहमति से होगा। पिता केवल एक प्रबंधक है, पूर्ण स्वामी नहीं। वसीयत इस पर लागू नहीं होती? बिल्कुल। जब तक बंटवारा ना हो, सब कुछ सबका है। कोई भी कभी भी बंटवारे की मांग कर सकता है। और नाबालिगों को कानून का विशेष सुरक्षा कवच प्राप्त है। एकदम सही। और इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? कानून आखिर चाहता क्या है? इन सभी सिद्धांतों का सार ये है कि कानून की मंशा पैतृक संपत्ति को किसी एक व्यक्ति की सनक या जरूरत से बचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। ये ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय सामूहिक हो और किसी एक व्यक्ति के हित पूरे परिवार के हितों पर हावी ना हो। ये संपत्ति को एक जिम्मेदारी मानता है, सिर्फ एक अधिकार नहीं। आज की एक गहरी पड़ताल हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। ये स्रोत कानूनी अधिकारों और बंटवारे पर बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि जहां कानून संपत्ति के विवादों के लिए स्पष्ट उपाय प्रदान करता है, वहीं इन विवादों की भावनात्मक और पारिवारिक कीमत के बारे में क्या? सही बात है। और क्या इन अधिकारों की गहरी समझ विवाद उत्पन्न होने से पहले परिवारों को इन मुद्दों पर अधिक रचनात्मक ढंग से बातचीत करने में मदद कर सकती है, ताकि संपत्ति के साथ साथ रिश्ते भी सुरक्षित रहें?